हम लास्ट क्लास में डिस्कस क्या कर रहे थे, हमने क्रूड ऑपरेशंस को डिस्कस किया। क्रूड ऑपरेशंस के बाद इनमें जितने फॉर्म एलिमेंट्स हो सकते हैं उन फॉर्म एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस कर लिया कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम वैल्यूज़ किस तरह से गेट कर सकते हैं, किस तरह से डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। इसके बाद हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिस्कस किया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम डाटा किस तरह से पास करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं या सेव करवा सकते हैं। हमारे पास कौन से वेज होते हैं डाटा पास करने के। हमने व्यू बैक को भी डिस्कस किया और मॉडल के थ्रू डाटा सेंड करने का प्रोसेस भी डिस्कस किया। इसके बाद रेडियो बटन्स के साथ किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। देन चेक बॉक्सेस, ये सभी फॉर्म एलिमेंट्स हमारे हर एक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसके बाद डेट टाइम पिकर एंड एट द एंड इमेजेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। हम सिंगल इमेजेस का क्राइटेरिया, मल्टीपल इमेजेस का क्राइटेरिया और इसके साथ साथ फाइल्स का क्राइटेरिया भी देखेंगे, कैसे सेव करवा सकते हैं। सेव करवाते हुए अगर हम अपने प्रोजेक्ट में सेव करवाते हैं तो किस तरह से उसे हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट में सेव नहीं करवाते तो हम किसी और टेम्परेरी लोकेशन में सेव करवाते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था एट द एंड। एक तो आपने इनके सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। सिटी का कंट्रोलर ऐड करके सिटीज़ पे वर्किंग करनी थी। जेंडर का कंट्रोलर ऐड करके जेंडर मास्टर का पेज या जेंडर के क्रूड ऑपरेशंस का पेज इंप्लीमेंट करना था। इसी तरह इंटरेस्ट का। इसके अलावा मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि अब हमारे पास इंटरेस्ट के चेक बॉक्सेस हैं। आपने इसकी लॉजिक क्रिएट करनी है कि मैं यहाँ से इंटरेस्ट को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करवा सकता हूँ। अब ये मैंने आपसे क्यों कहा था, क्योंकि हमारे पास जेंडर के सिनेरियो में एक रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होगा, चाहे यूज़र मेल सेलेक्ट करे या फीमेल सेलेक्ट करे। इसी तरह सिटी के रिकॉर्ड में भी, सिटी के सिनेरियो में भी यूज़र इस ड्रॉप डाउन में से एक टाइम में एक वैल्यू ही सिलेक्ट कर सकता है। वो कोई भी सिटी हो सकता है, एक वैल्यू होगी, हम उसे डेटाबेस में इंसर्ट करवा देंगे और जब डिस्प्ले करवानी होगी तो डेटाबेस में से गेट किया रिकॉर्ड और इसे इस लिस्ट के साथ बाइंड करवा दिया। लेकिन इंटरेस्ट के सिनेरियो में या मैं कहूँ कि चेक बॉक्सेस के सिनेरियो में हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे यूज़र मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह जब हमने इसे डिस्प्ले करवाना है तब भी हमारे पास डेटाबेस में से मल्टीपल चेक बॉक्सेस आएंगे जिसे हमने अपने व्यू में डिस्प्ले करवाना है। रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू के साथ वर्किंग करना, इनका रिलेशन क्रिएट करना बहुत आसान है। हम इसकी फॉरेन की को, इसकी प्राइमरी की को सिटी की यूज़र में एज अ फॉरेन की यूज़ कर लेंगे, इनका रिलेशन क्रिएट हो गया। इसी तरह जेंडर के लिए भी एक ही वैल्यू यूज़र एक टाइम में सिलेक्ट करेगा तो हम यहाँ से जो सी जेंडर आईडी होगी इसकी प्राइमरी की को यूज़र के टेबल में एज अ फॉरेन की ऐड कर लेंगे। ऐप यूज़र में जेंडर आईडी भी हमने एज अ फॉरेन की ऐड कर ली और सिटी आईडी भी। लेकिन इंटरेस्ट में हमारे पास एक वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। अब उन मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ वर्किंग करते हुए हमने बहुत से सिनेरियोज़ को ऑब्जर्व भी करना है और उन सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग अपनी लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करनी है। अब फर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर हम इसके टेबल्स देखें, हमें पहले बात की कि हमारे मैनी टू मैनी का रिलेशन है तो कितने टेबल्स क्रिएट होंगे, 3 टेबल्स क्रिएट होंगे। हमें किस तरह से पता चलेगा, अगेन हम एक्सेल फाइल को ओपन कर ले। जो सिनेरियोज हम डेटाबेस कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे, हम एक्सेल में इन सभी टेबल्स को लिख लें। इसके बाद इनके कॉलम्स वहाँ पर नोट डाउन कर लें, फिर इनके रिलेशंस क्रिएट करके चेक कर लें कि किस तरह से इसका रिलेशन क्रिएट होगा। अब हमने फाइनलाइज कर लिया मैनी टू मैनी का रिलेशन है तो मैनी टू मैनी रिलेशन के अंदर हम हमेशा एक थर्ड टेबल बनाते हैं जिसके अंदर इन दोनों पेरेंट टेबल्स की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन की ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में काम कर दिया था। यूज़र आईडी यूज़र के टेबल की प्राइमरी की और इंटरेस्ट आईडी इंटरेस्ट के टेबल की प्राइमरी की को इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी बहुत सारी लॉजिक्स इन्वॉल्व हैं।
कौन सी लॉजिक्स इन्वॉल्व हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी क्रूड ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हों तो हमने दोनों साइड से अपने सिनेरियोज को ऑब्जर्व करना है। दोनों किन साइड से, कि जब हम रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करवा रहे होंगे तब हमारे पास कौन कौन से वर्स्ट केसेस आ सकते हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंसर्ट हो या अपडेट हो, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा, जब हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड गेट करके डिस्प्ले करवा रहे हों तब हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करके पहले से ही अपने पास नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तब इन फ्यूचर हमें सारी की सारी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। सो हम जब भी क्रूड ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हों, चाहे वो कैटेगरी का कंट्रोलर हो, यूजर हो, प्रोडक्ट हो, हम पहले सारा सिनेरियो, सारी रिक्वायरमेंट ऑब्जर्व करते हैं कि इंटरेस्ट के केस में मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, एडिट के केस में क्या रिक्वायरमेंट होगी, और जब रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाऊंगा क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस सिनेरियो को, फॉर एग्जांपल यूजर ने 2 इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया या 2 चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया। अब इनका रिकॉर्ड मैं डेटाबेस में इंसर्ट करवाऊंगा और इन फ्यूचर जब यूजर इस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा तो हम इस टेबल को किस तरह से अपडेट करेंगे। इसके बाद जब हम रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहे होंगे तो हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। सो 1 बाय 1 हम इसे लेके चलते हैं, एक एक रिक्वायरमेंट को डिटेल के अंदर जो भी केसेस हो सकते हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ये मैनी टू मैनी केस की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 टू मैनी की रिक्वायरमेंट, 1 टू मैनी का सिनेरियो हम इजीली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्टक हम इसी केस में होते हैं कि जब हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशन है, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट, अपडेट करवाना और गेट करके डिस्प्ले करवाना है। अब ये सेम रिक्वायरमेंट हमारे पास इस प्रोजेक्ट में भी हो सकती है। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई मॉड्यूल हो, हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल का मॉड्यूल हो, इन्वेंटरी का मॉड्यूल हो, कोई भी मॉड्यूल हो, हर एक मॉड्यूल में हमारी ये रिक्वायरमेंट लाजमी होगी जिसमें हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा, या फिर एक थर्ड टेबल के अंदर हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए होंगे। जब हमने उन्हें एडिट करना, डिलीट करना है, तब हमने बहुत ज़्यादा उस सिनेरियो को ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट करना है। अब पहले हम यहाँ पे इंसर्ट का केस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि इंसर्ट कैसे होगा। मुझे इंसर्ट क्या करवाना है, सबसे पहले जोन सा भी यूज़र होगा मुझे यहाँ से यूज़र इंसर्ट करवाना है। इसके बाद इस यूज़र की आईडी और इंटरेस्ट में से यूज़र ने जोन से इंटरेस्ट सेलेक्ट किए होंगे वो आईडीज़ यहाँ पे इंसर्ट करवा देनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने इस व्यू में से जोन से चेक बॉक्सेस यूज़र ने चेक किए हैं वो चेक बॉक्सेस यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। और उससे पहले मुझे इन सभी चेक बॉक्सेस को इस व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे चेक बॉक्सेस का हमने कोड लिखा था, मेरे चेक बॉक्सेस डिस्प्ले तो हो रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम, मैं इसे रन करता हूँ फिर इसकी प्रॉब्लम पहले देखते हैं। मैं आ जाता हूँ यूज़र्स में। यूज़र्स में आने के बाद न्यू, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 2 इंटरेस्ट सेलेक्ट किए, C# और जावा। बाकी मैं किसी को इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेव पे क्लिक करता हूँ। मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, जबकि इंटरेस्ट के अंदर हम इसे किसके साथ बाइंड कर रहे हैं। अगर मैं वापस जहाँ पे जाता हूँ, हम अभी इसे किसी के साथ भी बाइंड नहीं कर रहे। अगर मैं इसे बाइंड कर देता हूँ, हम बाइंड किस तरह से करते हैं, हम बाइंड करने के लिए ASP4। और अब क्या मेरे इस ऐप यूज़र के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जिसके साथ मैं इसे बाइंड कर सकूँ। मैं गो टू डेफिनेशन में चला जाता हूँ। यहाँ से मेरे पास इंटरेस्ट लिस्ट, और इंटरेस्ट लिस्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे आके एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ इंटरेस्ट लिस्ट आईडीज़ के नाम से, और इसे भी नॉट मैप करवा देता हूँ। इसके साथ मैं बाइंड करवा लेता हूँ इंटरेस्ट लिस्ट आईडीज़। ओके, लेट्स अब इसे रन करके देखते हैं। मेरे पास इसका एरर आ गया है कि ये आईडीज़ इसके साथ बाइंड नहीं हो सकती।
इट मीन्स इस तरह से तो हम चेक बॉक्सेस के साथ वर्किंग नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टली इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इसके सिनेरियो की तरफ आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फर्स्ट पे हमने ये देखना है कि हम जिस तरह से रिकॉर्ड पास करवा रहे हैं क्या हम एग्जैक्ट फंक्शन या क्लास को यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्ट लिस्ट के सिनेरियो के अंदर जब हम यूज़ कर रहे थे ड्रॉप डाउन के अंदर, तो ड्रॉप डाउन के अंदर क्या हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी या सिंगल वैल्यू आएगी। यूज़र एक टाइम में एक सिटी सिलेक्ट करेगा या मल्टीपल सिटी सिलेक्ट करेगा। यूज़र एक सिटी सिलेक्ट करेगा, इसलिए हमने सिलेक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और एक हमने प्रॉपर्टी दे दी वैल्यू फील्ड और एक टेक्स्ट फील्ड। जोन सी वैल्यू सिलेक्ट होगी वो वैल्यू फील्ड के अंदर आ जाएगी। इसी तरह जेंडर में भी जोन सी वैल्यू सिलेक्ट होगी वो जेंडर आईडी में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, इट मीन्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट को यूज़ नहीं करूँगा। सिलेक्ट लिस्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही हो। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। मैं इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट इक्वल टू, और अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों तब हम इसके लिए सिलेक्ट लिस्ट आइटम्स को यूज़ करते हैं। आइटम्स किस लिए, हमारे पास चाहे एक इंटरेस्ट हो मल्टीपल इंटरेस्ट हो, उन सभी को हम इसकी लिस्ट बना के एक एक आइटम को इसमें ऐड करवा देंगे। सो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और मेरे पास एक आइटम नहीं होगी बल्कि मल्टीपल आइटम्स होंगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट को यूज़ कर लें, लिस्ट ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम्स। अब इसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी आइटम्स को ऐड करते जाना है और उसे बाइंड करवा देना है अपने स्ट्रोंगली टाइप वेरिएबल्स के साथ, इंटरेस्ट लिस्ट के साथ। सो मैं यहाँ से आके obj डॉट इंटरेस्ट लिस्ट और एट द एंड इसे बाइंड करवा देता हूँ इसके साथ। अब मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि हम यहाँ से बाइंड करवा रहे हैं सिलेक्ट लिस्ट आइटम को और इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है मेरे पास सिलेक्ट लिस्ट। तो इसे हम सिलेक्ट लिस्ट के बजाय इसे भी सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और मेरे पास सिंगल आइटम नहीं होगी बल्कि मल्टीपल आइटम्स होंगी। सो मैं इसे लिस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इस आईडी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हम लिस्ट को यूज़ करेंगे या आई इन्यूमरेबल को यूज़ करेंगे। अगर मैं आई इन्यूमरेबल को यूज़ करता हूँ तब इसका क्या बेनिफिट है या किस रिक्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट को यूज़ करता हूँ तब इसका क्या बेनिफिट है। अगर मैं आई इन्यूमरेबल को यूज़ करता हूँ तो मैं इसके अंदर कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करवा सकता इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है आई इन्यूमरेबल, और आई इन्यूमरेबल में हमारे पास कोई भी ऐड का फंक्शन नहीं होता। अगर मैं यहाँ से जाके डॉट ऐड का फंक्शन करता हूँ, इट मीन्स मैं इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करवा सकता। हम आई इन्यूमरेबल को उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमने डाटाबेस में से रिकॉर्ड गेट करना हो या डाटाबेस में से रिकॉर्ड रीड करना हो और हम ना चाहते हो कि यूज़र रन टाइम पे डाटाबेस के इस रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस कर सके, कोई भी क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। लेकिन जब हमने ये रिकॉर्ड अपने पास सेव करवा के इस पर कोई वर्किंग करनी हो तब हम इसके लिए लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। सो अब मैंने इसकी डाटा टाइप चेंज की और अब मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास ऐड का और ऐड रेंज का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं इसे अगेन वापस कर देता हूँ। अब लिस्ट पे आ जाते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने इन सभी को यूज़र इंटरेस्ट को रीड करना है। किस तरह से रीड करना है, मैं यहाँ से जाके इंटरेस्ट लिस्ट को गेट कर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट इंटरेस्ट डॉट टू लिस्ट। ये मेरे पास सारे के सारे इंटरेस्ट की लिस्ट आ जाएगी और ये लिस्ट मैंने यहाँ से वन बाय वन करके इसके अंदर ऐड करवाते जाना है। सो मैं इसको किस तरह से रीड कर सकता हूँ, हमें पता है हमारे पास मल्टीपल रोज़ हों या मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों, हम फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं रीड करने के लिए। तो यहाँ से इस पर हम फॉर ईच लूप लगा देंगे और हर एक रो को वन बाय वन करके रीड करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। सो मैं यहाँ से आके इसका एक एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, एलिमेंट इक्वल टू न्यू एलिमेंट और एलिमेंट डॉट, इसके अंदर हमारे पास 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी है, इसके बाद ग्रुप की प्रॉपर्टी है, इसके बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट और वैल्यू की। टेक्स्ट अगेन टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैल्यू प्रॉपर्टी को जिस वैल्यू को हम बाइंड करना चाहें या जिसे हम डाटाबेस में इंसर्ट करवाना चाहें उसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी वैल्यू को फ्रंट एंड पे डिसेबल रखना चाहते हैं तो हम डिसेबल्ड को यूज़ कर लेंगे।
इसी तरह ग्रुप की भी हमारे पास प्रॉपर्टी है और सिलेक्टेड की। अगर हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करवाना चाहें कि फ्रंट एंड पे जाके व्यू में ये एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए या चेक हो जाए, तो इसके लिए हम सिलेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं। फिल वक्त हमारी क्या रिक्वायरमेंट है डॉट टेक्स्ट की। सो टेक्स्ट आइटम डॉट जोन सा रिकॉर्ड इसके अंदर आ रहा है, आइटम डॉट टेक्स्ट के अंदर हम किसे सेव करवा देंगे, नेम को। मैं इसे कास्ट करवा लेता हूँ स्ट्रिंग में, और इसके बाद एलिमेंट डॉट सॉरी यहाँ से कोमे के बजाय मुझे सेमीकोलन प्रेस करना है, एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम आइटम डॉट और वैल्यू के अंदर डॉट इंटरेस्ट, और इसे भी कास्ट कर लेते हैं। और हर एक एलिमेंट रीड होने के बाद मैं इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा देता हूँ लिस्ट डॉट ऐड और ये एलिमेंट। अब मेरी ये लूप किस तरह से चलेगी, जब मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा तो एक सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर देगा। इसके बाद डेटाबेस में से ये सारे इंटरेस्ट जितने भी होंगे इस टेबल में से इन सभी इंटरेस्ट को रीड करेगा, और रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब वन बाय वन हम हर एक रिकॉर्ड को रीड करेंगे। फर्स्ट रो जब फॉर ईच लूप चलेगी तो मेरे पास फर्स्ट रो आ जाएगी किसमें, इस आइटम वेरिएबल में। देन अगली दफ़ा लूप चलेगी तो नेक्स्ट रो आ जाएगी, अगली दफ़ा लूप चलेगी तो नेक्स्ट रो, अगली दफ़ा लूप चलेगी तो नेक्स्ट रो आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया और एलिमेंट को दो प्रॉपर्टीज़ असाइन कर दी, टेक्स्ट और वैल्यू की। जोन सी इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट को हमने नेम असाइन कर दिया कि ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो, और वैल्यू को हमने आईडी असाइन कर दी कि जब यूज़र चेकबॉक्स सेलेक्ट करेगा तो बैकएंड पे हमें वैल्यू इसकी सेंड हो। और इस एलिमेंट को मैं इस लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। हर दफ़ा लूप चलेगी, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई और इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गई। जब मेरे पास सारे एलिमेंट्स रीड हो जाएंगे तो इस लिस्ट को मैं किसे असाइन कर दूंगा, अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, जिसके थ्रू मैं इसे फ्रंट एंड पे या अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सकूं। राइट। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करने का या फॉर ईच को रीड करने के हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं। हम यहाँ पे 3 लाइंस का कोड ऐड कर लें, या हम इसे थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहें तो थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। किस तरह से, हम बात कर चुके हैं कि हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते वक्त जब वैल्यूज असाइन करते हैं तो हम सेम लाइन के अंदर भी असाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी टेक्स्ट इक्वल टू जो सा मेरे पास टेक्स्ट है मैं ये टेक्स्ट असाइन कर दूंगा, और इसके बाद वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मेरे पास जोन सी वैल्यू होगी मैं ये वैल्यू इसे असाइन कर देता हूँ। सो बजाय इसके कि मैं एक्स्ट्रा लाइंस के अंदर कोड को यूज़ करूँ या वैल्यूज़ को असाइन करूँ, सेम लाइन में मैं इसे असाइन कर देता हूँ। अब इन 2 लाइंस को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे एलिमेंट डिक्लेयर करके यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, इसके बजाय मैं यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, एलिमेंट की जगह पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरी ये लाइन भी रिड्यूस हो गई। अब डायरेक्ट क्या होगा, जैसे ही मेरे पास एक आइटम आएगी इस एलिमेंट के अंदर लिस्ट में ऐड कर देगा, क्या लिस्ट के अंदर एक न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट करके इसमें ये वैल्यूज़ को असाइन कर देगा मेरा कंपाइलर और इस लिस्ट में ऐड कर देगा। सो अगर आपको इस तरह से समझ आ रही है, वेल एंड गुड, आप इसी सिंटैक्स को फॉलो करें। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सिंटैक्स को फॉलो करें, जिसके अंदर आप हर अलग लाइन में डिक्लेरेशन कर रहे हो या असाइन कर रहे हो। इस सिंटैक्स को हम स्टार्टिंग पे बिगिनर लेवल पे यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, थोड़ी सी मैच्योर प्रोग्रामिंग होती जाएगी, तब हम कोशिश करते हैं कि एक लाइन के अंदर आसानी से जितना कोड इम्प्लीमेंट हो सके हम उसे इम्प्लीमेंट कर लें। अब यहाँ पे भी हम 3 to 4 लाइन्स के कोड को एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब बजाय इसके कि मैं फॉर ईच लूप को इस तरह से डिक्लेयर करूँ, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है फॉर ईच लूप को लिखने का या फॉर ईच लूप पे वर्किंग करने का। मेरे पास रिकॉर्ड किस में आ रहा है, इंटरेस्ट लिस्ट में। मैं यहाँ से आके इंटरेस्ट लिस्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास फॉर ईच का ऑप्शन होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा लें, और इसके बाद बजाय इसके कि इस तरह से फॉर ईच को रीड करें, आइटम्स के बजाय हम हर एक एलिमेंट को एक्स में असाइन करवा लेंगे। मींस मेरी अब हर रो इस वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। इसे हम एक्स का नेम दे लें, वी का नेम दे लें, वाई का नाम दे लें या आइटम का नाम दे लें, जो भी हमारे लिए आसान लगता हो। हम यूजुअली इसके लिए एक्स को ही यूज़ करते हैं। अब एक्स, और यहाँ से इस लाइन के अंदर आके मैं इसे कॉपी करके इस फॉर ईच लूप में ले जाता हूँ,
और जहाँ पे मेरे पास आइटम है मैं इसे आइटम की बजाय एक्स कर देता हूँ और यहाँ से भी इस लाइंस को रिड्यूस कर देता हूँ। तो अब मैंने एक ही लाइन के अंदर जो हमारा 3 to 4 लाइंस का कोड था एक लाइन के अंदर यूज़ कर लिया। अगर आपको इस तरह से आसान लगे आप इस तरह से यूज़ करें। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तब आपको ये कोड आसानी से समझ आ जाए करेगा। अब यहाँ पे भी बजाय इसके कि मैं इसे नेक्स्ट वेरिएबल में असाइन करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। मेरी ये लाइन भी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। अब मेरी सिर्फ 2 लाइन्स रह जाएंगी। कौन सी लाइन्स? पहले मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की और इसके बाद डेटाबेस में से इंटरेस्ट की लिस्ट को रीड किया, हर एक रो को गेट किया और फिर एक लिस्ट के अंदर ऐड करवाते गए। अगर आपको ये कोड समझ में आए वेल एंड गुड। मैं इसे भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसी कोड को रख लेता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये कोड समझ में आ जाए। और यहाँ से न्यू की बजाय मैं इसे एलिमेंट कर देता हूँ। ओके।